हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस मॉक टेस्ट में हम महाराष्ट्र सीटी 2025 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में मैंने सभी क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से लिया है। जैसे मैंने आप सभी से पूछा था लास्ट वाले वीडियो में कि किस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा डाउट है और किस टॉपिक के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहला आपका डाउट था ब्लड रिलेशन। आज के इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट ब्लड रिलेशन के बारे में समझेंगे, बेसिक से एडवांस तक, और किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। मोस्टली आपको पता होगा कि आपके जो है बीएड या एलएलबी के एग्जाम में ब्लड रिलेशन से 2 से 4 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन कंपलसरी है, किसी किसी सेट में 3 क्वेश्चन आ जाता है या 4 क्वेश्चन आ जाता है। टोटल इस मॉक टेस्ट में मैंने 11 क्वेश्चन लिया है। 11 में से 7 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा एंड 4 क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दूंगा। सेकंड है आपके पास क्यूब सॉल्व करने के लिए कि क्यूब किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्यूब सॉल्व करने के लिए ये भी आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। इट मीन्स एवरी सेट में 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, 2 क्वेश्चन आएगा। और ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, इसको सॉल्व करने के लिए केवल 10 से 15 सेकेंड ही लगते हैं। टोटल मैंने इसमें 8 क्वेश्चन लिया है। 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा एंड 4 क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जो कि लास्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है आपके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम था वेन डायग्राम में, कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम का भी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जो है एवरी सेट में पूछा जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में बस केवल 10 टू जो है 15 सेकेंड ही लगते हैं, अगर एक बार जो है आप टॉपिक को अच्छे से समझ गए। इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टोटल मैंने 8 क्वेश्चन लिए हैं। इस 8 क्वेश्चन में से कंप्लीट मैं ही सॉल्व करूंगा, बस केवल आपको समझना है कि किस तरीके से समझना है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपको लास्ट पेज पे देखने को मिल जाएंगे, जो मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रखा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। जितने भी आपके डाउट हैं या जो अदर्स एग्जाम से रिलेटेड डाउट था, मैंने सभी डाउट को यहाँ पे इंक्लूड किया है, जो कि आपको पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या है, इनके पीछे का बेसिक आइडिया क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। आइए हम समझते हैं। फर्स्ट है आपके पास फर्स्ट टॉपिक ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले अगर आप बेसिक समझ गए तो ये बीएड के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, एलएलबी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, एंड जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम होता है लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, वहाँ के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। रेलवे में जो एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का एग्जाम होता है, इसकी हेल्प से आप उन सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। जो बैंक के एग्जाम में ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन आता है, इट मीन्स ब्लड रिलेशन से, उनको भी आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर पाओगे। एंड जो अदर डिफरेंट स्टेट में एग्जाम होता है, जैसे अभी यूपी पुलिस का हुआ था, यहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस का एग्जाम होता है, एमपीएससी का एग्जाम होता है। अगर एक बार आप इस बेसिक को समझ गए तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आए, आप इसी से जो है सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं एग्जाम की बात करूं, जो अपना मेन एग्जाम है बीएड एंड एलएलबी का, तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं। इस 3 से 4 क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन के 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है पजलिंग फॉर्म, पजल के फॉर्म में, दूसरा होता है कोडेड फॉर्म, और तीसरा होता है पॉइंटिंग फॉर्म। तो मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और तीनों टाइप के क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस के लिए भी दिया है। ब्लड रिलेशन में मोस्टली जो है 2 ही जेंडर की बात होती है, फर्स्ट है मेल और सेकेंड है फीमेल। इट मीन्स अगर कोई मेल जेंडर है, मेल जेंडर को हम डिनोट करने के लिए इस तरीके से सर्कल करते हैं और सर्कल के ऊपर हम प्लस का साइन लिख देते हैं। हमें ये आइडिया चल जाता है कि ये मेल है। और फीमेल के लिए हम सर्कल करते हैं और सर्कल के ऊपर माइनस का साइन लिख देते हैं। इससे ये आइडिया लग जाता है कि ये फीमेल है। लेकिन आपको ध्यान में ये देना है कि कभी भी अगर सपोज हमें सुरेश गिवन है, तो नेम से हम कभी भी जेंडर डिफाइन नहीं करते। कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले नेम से उनके जेंडर को डिफाइन नहीं करना है, जब तक उस इंसान के बारे में कंप्लीट आपको 100% नॉलेज ना हो कि मेल है कि फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे बोला सुरेश। अब सुरेश को आपको देख के लग रहा होगा कि जो है ये मेल ही होंगे, प्लस में ही होंगे,
इट मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि सर्कल करना है और प्लस करना है, सो आपने सर्कल करके प्लस कर दिया। लेकिन अगर 100% इनके बारे में नहीं पता है तो सुरेश जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। सो इस पे जो है आपको ध्यान देना है, पहले से ही जेंडर डिफाइन नहीं करना है। सेकंड, जैसे मैंने बोला सोना, अब सोना जो है कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है। सो नेम से आपको जेंडर डिफाइन नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पे माइनस लिख दिया, फीमेल लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड बोला सानवी, अब सानवी मोस्टली जो है फीमेल का नाम होता है और आपने यहाँ पे जैसे ही सुना सानवी फीमेल नाम सुना, यहाँ पे आपने माइनस लिख दिया, तो ये भी जो है आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है बाद में आपको पता चले कि सानवी वहाँ पे मेल की तरह यूज की गई थी। फिर जैसे मैंने यहाँ पे बोला गणेश, अगर गणेश का नाम सुन के आपने प्लस का साइन लिख दिया तो मे बी ये जो है चांसेस मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, हो सकता है बाद में गर्ल्स निकले। गॉट इट? सो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगर इतनी चीजें आपको आ गई तो किसी भी टाइप के आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो ये पॉइंट आपको समझा। 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, पजल के फॉर्म में, कोडेड के फॉर्म में, पॉइंटिंग के फॉर्म में। यहाँ पे केवल 2 ही जेंडर का बात होता है, मेल एंड फीमेल। मेल के लिए सर्कल करेंगे और प्लस लिखेंगे, फीमेल के लिए सर्कल करेंगे एंड माइनस लिखेंगे। किसी के नेम से भी आपको जेंडर डिफाइन नहीं करना है जब तक उसके बारे में 100% नॉलेज न हो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर नेक्स्ट है, ब्लड रिलेशन को समझने के लिए हमें 2 से 3 चीजों की जरूरत होती है जो आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट है आपके पास फैमिली ट्री। फैमिली ट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, आपके फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कौन आपका फादर है, कौन मदर है, कौन अंकल हैं, कौन आंटी हैं, कौन मौसा जी हैं, कौन मौसी जी हैं, कौन बुआ हैं, इन सब का जो है आपको नॉलेज होना चाहिए। और जेंडर गैप, इट मीन सेकंड है यहाँ पे जनरेशन गैप, आपको पता होना चाहिए कि कौन कितने जनरेशन के गैप पर है। जैसे यहाँ पे आप हो गए, ये मैंने लिख दिया आपको, आप हो गए। अब आपके पिताजी जो है एक जनरेशन ऊपर होंगे, ये आपके फादर आ गए। अब जहाँ पे फादर आएंगी सेम वहीं पे मदर आएंगी, सेम वहीं पे अगर फादर के अंकल हैं जो आपके अंकल होंगे, मतलब फादर के ब्रदर हैं जो आपके अंकल हैं, तो ये भी सेम जनरेशन पे आएंगे, तो ये हो गए आपके अंकल। सो इन सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और पूरा जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसी से सॉल्व होगा। इट मीन्स फैमिली ट्री आना चाहिए, जनरेशन गैप आना चाहिए और जेंडर को डिफाइन करने आना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपको आ गई तो आप 100% कोई क्वेश्चन आपसे रॉन्ग होगा ही नहीं। सब कुछ क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से राइट करके आओगे किसी भी एग्जाम में। सो यहाँ पे इन्हीं तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। सो फर्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट आपको समझना होगा कि फैमिली ट्री क्या है, जो आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सेकंड, जनरेशन गैप क्या है, फैमिली ट्री के साथ ही आता है, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। एंड जेंडर तो इजी है, केवल 2 ही जेंडर होते हैं, या तो हम मेल की बात करेंगे या फीमेल की बात करेंगे। बट जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि आपको ये डिसाइड नहीं करना है किसी के नेम से कि ये मेल है कि फीमेल है, जब तक उसके बारे में आपको 100% नॉलेज न हो। यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन भी लिखे हैं, 1 2 3 4। पहले एक बार आप फैमिली ट्री को अच्छे से समझ लो, फिर इन क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर है ये फैमिली डायग्राम। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो अभी लेके रखो, नहीं तो बाद में जो है प्रॉब्लम हो जाएगा। पूरा इस पे जो है मैं लिख दूंगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप अभी से। सो पूरा जितना भी आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है अब इसी से सॉल्व होने वाला है, ये टी डायग्राम से एंड गैप जनरेशन से। अब आपको यहाँ पे चीजें प्रॉपर और अच्छे तरीके से समझते चलना है। जैसे मैंने बोला यू मतलब क्या हो गए आप ना, यहाँ पे आ गए आप। अब जो है हमें समझना है कि अगर आपके भाई होंगे तो सेम गैप जनरेशन पे आएंगे, यहाँ पे हो गए आपके ब्रदर। अगर आपकी सिस्टर होंगी तो सेम जो है गैप जनरेशन पे रहेंगी, ये हो गई आपकी सिस्टर। अगर आपके अंकल के आंटी के लड़के हैं, बुआ के लड़के हैं, जिनको हम कजन बोलते हैं, सो वो भी जो है सेम ही गैप जनरेशन पे आएंगे, ये सब आपके साथ में ही आने वाले हैं। ये समझ आया ना चीजें आपको? ये तो आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए अगर आप फैमिली मेंबर के साथ रहते हो। अब सपोज आपकी वाइफ हो गई, आपकी वाइफ भी जो है सेम ही गैप जनरेशन पे आएगी, ये भी आपके साथ ही आएगी, तो यहाँ पे हो गई आपकी वाइफ। अब अगर वाइफ का ब्रदर है, वाइफ का ब्रदर मीन्स आप क्या बोलोगे, साला, सो ये भी आपके साथ ही गैप जनरेशन पे, इट मीन्स सेम जनरेशन पे आएगा। एंड अगर वाइफ की सिस्टर है, वाइफ की सिस्टर भी जो है सेम गैप जनरेशन पे आएंगी, ये भी आपके साथ ही आने वाली हैं। सो इसको हम बोलते हैं
जीरो गैप जनरेशन। क्या बोलेंगे? जीरो गैप जनरेशन। इट मीन्स इनके बीच में कोई भी गैप जनरेशन नहीं रहता। अब हम एक पीढ़ी ऊपर बढ़ते हैं, इट मीन्स थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। अगर ऊपर की तरफ चलोगे तो आप कहाँ से आए? इट मीन्स आपके कोई पेरेंट्स रहे होंगे, मम्मी या पापा रहे होंगे, तो सपोज ये हो गए आपके फादर। अब यहाँ पे फादर रहे होंगे, सो आपको आने के लिए जो है फादर की कोई ना कोई आपकी जो है पत्नी रही होंगी, इट मीन्स आपकी मदर रही होंगी, सो ये हो गए मदर। देखो जब भी हम इस तरीके से नॉर्मल को डिनोट करते हैं, जैसे मेल को यहाँ पे किस तरीके से डिनोट करेंगे? सर्कल बनाएंगे एंड यहाँ पे प्लस लिखेंगे। फीमेल को किस तरीके से डिनोट करेंगे? सर्कल बनाएंगे, माइनस लिखेंगे। नॉर्मल अगर कोई सपोज ब्रदर एंड सिस्टर को डिनोट करना हुआ तो इनके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी सर्कल बनाएंगे, एक जो है एरो के द्वारा यहाँ पे इनको ज्वाइन कर देंगे, इट मीन्स ये ब्रदर एंड सिस्टर रहे होंगे। अगर सपोज हमें किसी कपल को जो है बताना है या तो हस्बैंड वाइफ को बताना है, सो इनके बीच में हम दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ताकि ये परफेक्ट तरीके से क्लियर रहे कि ये कपल है या तो हस्बैंड वाइफ है, और यहाँ पे ये क्लियर रहे कि ये भाई बहन है या कुछ और है। गॉट इट? सो ये ध्यान रखना है ऑलवेज। कपल के लिए हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए हम यहाँ पे बीच में टू लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे भी टू लाइन ड्रॉ किया था, इट मीन्स यू एंड योर वाइफ, और यहाँ पे फादर और मदर के लिए भी जो है मैंने टू वाइफ ड्रॉ किया। अब जो है फर्स्ट गैप जनरेशन की बात कर रहे हैं, जो आपसे एक पीढ़ी ऊपर है, एक गैप जनरेशन ऊपर है। अगर आपके फादर आए, जो आपके फादर भाई होंगे जिनको आप अंकल बोलते हो, ये भी जो है आपसे वन गैप जनरेशन ऊपर आएंगे, आपके फादर के गैप जनरेशन में आएंगे। अगर अंकल की शादी हुई है, आंटी है, तो ये भी जो है वन गैप जनरेशन के ऊपर आएंगी। अगर जो है आंटी के जो है इट मीन्स जो आपके फादर्स के सिस्टर हैं जिनको हम बोलते हैं बुआ, सो ये भी जो है इसी गैप जनरेशन में आएंगे, वन गैप जनरेशन ऊपर आपके फादर वाली गैप जनरेशन में। एंड अब मदर की तरफ बढ़ते हैं। अगर जो है मदर के भाई हैं, मदर के भाई में जिनको आप मामा बोलते हो, सो ये आपसे एक गैप जनरेशन ऊपर आने वाले हैं, इट मीन्स आपके फादर के गैप जनरेशन में। अगर मामा की शादी हुई है, मामी है, तो भी वहाँ पे आएंगे। अगर मौसा है तो भी वहाँ पे आएंगे, एंड मौसी है तो भी वहाँ पे आएंगे। इट मीन्स बस केवल आपको ये समझते हुए चलना है कि ये जो आप हो, आपके भाई हैं, आपकी सिस्टर हैं, कजन हैं, वाइफ हैं, वाइफ के जो है ब्रदर हैं, वाइफ की जो है सिस्टर है, ये सब सेम गैप जनरेशन पे आते हैं। इनके बीच में कोई भी गैप जनरेशन नहीं रहता। एंड जो आपके फादर है, जिनसे फादर से अंकल, आंटी, इट मीन्स बुआ, फादर, सिस्टर, फिर मदर, मदर के ब्रदर, मामी, मामा, मौसी, ये सब जो है वन गैप जनरेशन के ऊपर आते हैं। अब जो है आपके फादर कहाँ से आए होंगे? आपके फादर के भी कोई ना फादर रहा होगा, तभी जो है आपके फादर आए। सो यहाँ पे हम ऊपर की बढ़ते हैं। यहाँ पे है आपके पास जीएफ। अब ये जीएफ ये नहीं है जो आप समझ रहे हो। हाँ, ये बगल वाला कमेंट कर रहा है कि सर जीएफ हमारे ही गैप जनरेशन में आएंगे। बेटा ये जीएफ मतलब है ग्रैंड फादर। ये जो है आपके पिताजी के भी पिताजी हैं, तो ये सेकेंड गैप जनरेशन में जाएंगे, न कि जो है आपके जीएफ की आपके गैप जनरेशन में आ जाए। सो यहाँ पे ये गए जो है सेकेंड गैप जनरेशन में। अब अगर जो है ग्रैंड फादर है, सो यहाँ पे हो गई ये ग्रैंड मदर, ये भी सेकंड गैप जनरेशन के ऊपर आएंगे। जो आपके नाना है, जो आपकी नानी है, ये भी कहाँ पे आएंगी? ये भी आएंगी सेकंड गैप जनरेशन के ऊपर। मुझे पता है कि थोड़ा सा मेरा गला खराब है, हो सकता है वॉइस प्रॉब्लम हो सकता है, एंड वीडियो तो ऑब्वियसली लंबा होगा। आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करके दूंगा। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका रॉन्ग नहीं होगा। आप कोई भी एग्जाम दो ब्लड रिलेशन से, जितने भी तीनों टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं, आप परफेक्ट 100% सभी के सभी क्वेश्चन जो है राइट सॉल्व करके आओगे। बस केवल आपको घर के एक कोने में बैठ जाओ चुपचाप, एक बुक लेके, पेंसिल लेके, और जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप समझते चलो। बस आपको उतना ही करना है। जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी आपके एग्जाम में इन सब टॉपिक से एक भी क्वेश्चन जो है रॉन्ग नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं कि एक गैप जनरेशन नीचे। अभी आपने देखा यहाँ पे ये सेम गैप जनरेशन हो गया। आपने वन गैप जनरेशन ऊपर गया तो आपके फादर आए, और उससे वन गैप जनरेशन गए तो इट मीन्स ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर आई। अगर मैं नीचे की बात करूं, नीचे आ जाऊं, अब यहाँ पे जो आपके चिल्ड्रेन होंगे, इट मीन्स आपकी भी शादी कभी ना कभी होगी, सो आपके भी चिल्ड्रेन होंगे। जो आपके चिल्ड्रेन होंगे ये माइनस फर्स्ट गैप जनरेशन नीचे, इट मीन्स एक गैप जनरेशन आपसे नीचे आएंगे। एंड जो आपके ब्रदर एंड सिस्टर के चिल्ड्रेन होंगे ये भी जो है एक गैप जनरेशन के नीचे आने वाले हैं। हाँ, अब ये देखो फिर से बगल वाला पूछ रहा है कि सर अगर पत्नी के बच्चे होंगे तो जो है वो कौन से गैप जनरेशन में आएंगे? इसको इतना भी नहीं पता और ये पढ़ रहा है ब्लड रिलेशन। अरे पत्नी आपकी आएगी कहाँ से? आपके ही हेल्प से ना। जो आपके ही बच्चे हुए तो उनकी पत्नी के बच्चे भी आपके ही गैप जनरेशन में आने वाले हैं।
ऐसा क्वेश्चन पूछता है। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके बच्चे हैं वो आपके पत्नी के भी बच्चे होंगे। सो जो है 1 गैप जनरेशन के नीचे ही आने वाले हैं दोनों के। और जो आपके ब्रदर सिस्टर इनके बच्चे हैं इट मीन्स फिर वो भी जो है 1 गैप जनरेशन नीचे आएंगे। अब अगर आपके चिल्ड्रन के भी शादी हो गई इट मीन्स बच्चों के भी शादी हो गई, जो आपके बच्चों के बच्चे हैं ये 2nd गैप जनरेशन के नीचे आने वाले हैं। बस केवल आपको इसमें इतना ही समझना था। अगर इतना आप समझ गए तो अभी ब्लड रिलेशन के सभी क्वेश्चन आप बहुत इजीली तरीके से और बहुत परफेक्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक बार फिर इस चीज को आप समझ लो, कम से कम आप इस पे 5 से 10 मिनट देना। समझने के लिए कितना मिनट? 5 to 10 मिनट देना, तब जाके आपके ये माइंड में चीजें फिक्स होंगी और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं जो मैंने क्वेश्चन लिया था। देखो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, इट मीन्स ए बी का भाई है। सो मैंने यहाँ पे बना लिया ए को एंड यहाँ पे मैंने बना लिया बी को। अब इनके बीच में जो है रिलेशन दिखाना है, भाई है। अगर ध्यान रखना है ऑलवेज अगर कपल होंगे या तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ होंगे तो ही जो है हम डबल लाइन ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज ऑलवेज जो है हमें सिंगल लाइन से ही डिनोट करना है। यहाँ पे ए बी का भाई है, भाई कौन है? अब आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा रीडिंग आना चाहिए और क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तब जो है आप जाके राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। यहाँ पे बोला है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी के भाई हैं। इट मीन्स ए के बारे में आपको क्लियर आइडिया है कि ए भाई हैं और भाई होंगे तो क्या होंगे? ऑलवेज जो है मेल ही होंगे। अब बी के बारे में यहाँ पे क्लियर आइडिया आपको नहीं है, बी जो है ए का भाई भी हो सकता है या ए की बहन भी हो सकती है। सो इसलिए न बी के ऊपर हम माइनस लिखेंगे न बी के ऊपर प्लस लिखेंगे, अगर कुछ भी लिखा तो रॉन्ग हो सकता है। जिनके बारे में 100% कंक्लूजन हमें पता हो उन्हीं के बारे में हम लिखते हैं। ए के बारे में पता है ए भाई है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस। अब चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? ए इज द सिस्टर ऑफ बी, जो ए है ये बी की सिस्टर है। इट मीन्स अगर बी की सिस्टर है सो ए जो है फीमेल रही होंगी तो यहाँ पे आप माइनस लिख सकते हो। सो यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है ए इज द वाइफ ऑफ बी, जो ए है ये बी की वाइफ है। इट मीन्स जो ए है बी की वाइफ है। अब देखो मैंने फर्स्ट वाले में सिंगल लाइन ड्रॉ किया था, सेकंड वाले में सिंगल लाइन ड्रॉ किया था, लेकिन यहाँ पे कपल इट मीन्स पति पत्नी की बात हो रही है तो आपको डबल लाइन से ड्रॉ करके दिखाना होगा। अब ए अगर बी की पत्नी है सो ए जो है माइनस में नहीं होंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि अगर जो है ए पत्नी है तो वी जो है ऑब्वियसली पति रहे होंगे, इट मीन्स मेल रहे होंगे। इतना थोड़ा सा आपको समझना है। अगर एक का जो है 100% डिफाइंड हो गया, यहाँ पे 100% डिफाइंड है कि ए जो है बी की पत्नी है, सो इट मीन्स ऑब्वियसली जो है बी जो है ए के पति रहे होंगे, इट मीन्स ये प्लस में आएगा। अब यहाँ पे 100% दोनों का डिफाइन है, आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। फिर ए है ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी, इट मीन्स ए जो है बी के ग्रैंड फादर हैं। सो ये हो गए आपके पास बी। अगर बी के ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड फादर मीन्स पिता के भी पिता हैं, सो इट मीन्स बी के जो है कोई फादर रहे होंगे, यहाँ पे मैंने बना दिया फादर। अब इनके ऊपर आएंगे आपके पास ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर किस में हम लिखेंगे? प्लस में मेल होते हैं। सो कुछ इस तरीके से आपके पास डायग्राम आता है। आई होप आप ब्लड रिलेशन के टॉपिक को अच्छे से समझ रहे होगे। एक बार फिर से मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे देखो इन सब चीजों को आप एक बार अच्छे से देख लो, अपने माइंड में फिक्स कर लो। टोटल जो है 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पजल फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में, पॉइंटिंग फॉर्म में। कौन कौन से रहते हैं? ओनली मेल एंड फीमेल। मेल को इस सिंबल से हम डिनोट करेंगे एंड फीमेल को इस सिंबल से। किसी के भी नेम से हमें जेंडर डिफाइन नहीं करना है जब तक उनके बारे में 100% आइडिया ना हो। यहाँ पे आपने इस चीजों को देखा कि ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 चीजें आना कंपलसरी है, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। पहला है फैमिली ट्री, फैमिली के बारे में नॉलेज होना। सेकंड है जनरेशन गैप, कौन कितने जनरेशन पे आता है। थर्ड आपको पता करना जेंडर, कौन मेल है एंड कौन फीमेल है। यहाँ पे आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। सबसे इजी क्वेश्चन यही है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, या तो जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। फिर सबसे मेन जिसपे पूरा ये चैप्टर बेस है, पूरा ब्लड रिलेशन इसी पे जाके फिनिश हो जाएगा, एंड हो जाएगा, आपके पास ये है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फैमिली डायग्राम या फैमिली ट्री। इसको समझना है। इसी में आपने यहाँ पे देखो जेंडर गैप को भी समझ लिया है। सो ये है आपके पास जेंडर गैप। सो इन 2 चीजों को अगर आप समझ गए हो तो अब आप किसी भी क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हो।
सो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी के सभी क्वेश्चन बीएड 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे। सो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को जो है स्टॉप करना है, वीडियो को स्टॉप करना है एंड फर्स्ट खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है। फिर वीडियो को ओपन करो और चेक करो कि मुझसे मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आपने सॉल्व कर लिया। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट बोला है पॉइंटिंग टू माला काला सेट, इट मीन्स माला की तरफ पॉइंट करते हुए। अब जिसके बारे में बोला है आप दोनों पर्सन को बना लो, लेकिन ये ध्यान में रहे कि अभी इनके ऊपर हमें न प्लस का साइन लिखना है न माइनस का साइन लिखना है जब तक 100% डिफाइन ना हो। सो मैंने एक जगह पे माला को बना लिया, दूसरी जगह पे काला को बना लिया। अब इसके आगे क्या बोला है, पॉइंटिंग टू अ माला काला सेट। काला बोलते हैं कि सी इज माई ब्रदर्स ओनली सिस्टर्स डॉटर। इट मीन्स ये जो आपके पास माला है ये काला के ओनली ब्रदर की सिस्टर हैं। सो इट मीन्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि ही इज माई ब्रदर्स ओनली सिस्टर डॉटर्स। इट मीन्स वह मेरे भाई की इकलौती बहन की बेटी है। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, अगर ये काला है सो काला के एक जो है भाई होंगे, यहाँ पे आपने लिख दिया ब्रदर। अगर ब्रदर होंगे तो अब यहाँ पे हमें लिखना होगा प्लस। सी इज माई ब्रदर्स, इट मीन्स वह काला के ब्रदर के। ओनली सिस्टर्स डॉटर, इट मीन्स ब्रदर के केवल इनकी एक ही सिस्टर है। अब एक ही सिस्टर है तो इट मीन्स यही काला ही सिस्टर हो सकती है। अब इनकी डॉटर कौन है, इनकी डॉटर जो है माला है। सो माला आपके पास आएंगी नीचे। गॉट इट। अब यहाँ पे आपको जेंडर भी डिफाइन करना है। जैसे आपने ब्रदर के लिए बोला तो ब्रदर का प्लस हो गया, काला जो है इनकी सिस्टर है तो माइनस हो गया। अब ये माला क्या है, ओनली डॉटर। यहाँ पे लिखा है ना सिस्टर से डॉटर, डॉटर है तो क्या आएगा माइनस। ये हो गया आपका जो है डायग्राम। अब इसी डायग्राम की हेल्प से आपको जो है आंसर देना है। गॉट इट। सो इसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि फर्स्ट आपको क्या करना होगा, आपने जो है गैप जनरेशन समझ लिया एंड फैमिली ट्री डायग्राम समझ लिया। अब आपको इसके लिए प्रॉपर अच्छे तरीके से रीडिंग करना आना चाहिए। रीडिंग के बाद जो है आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अगर आप इतना समझ गए, सपोज अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ रहा है तो फटाक से स्विच करके जाओ मराठी पे, मराठी में रीड करो, आप वहां से जो है अच्छे से समझ सकते हो। नहीं समझ रहा है तो दोनों को किसी न किसी तरीके से कंबाइन करके समझो, 100% आपको जो है समझ में आ ही जाएगा। उसकी हेल्प से करो। मैं यहाँ पे आपको तुक्का लगाने के भी चांसेस बताऊंगा कि किस तरीके से लगाओगे तो हो सकता है सही हो सकता है। इसमें हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है। सो यहाँ पे आपने बना दिया। अब जो है पूछा है कि हाउ इज माला रिलेटेड टू काला। इट मीन्स माला जो है काला से किस तरीके से रिलेटेड है, ये जरा बताओ। माला जो है काला से किस तरीके से रिलेटेड है, काला की जो है माला क्या लगती है, यहाँ पे जो है डॉटर लगती है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपके पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांसेस कहाँ रहते हैं, अगर आपने उल्टा लिख दिया। इट मीन्स अगर ऐसा लिख दिया कि जो है काला माला की मदर है, यहाँ पे देखो ये जो है मदर होंगी, माता जी होंगी, लेकिन हमें पूछा है कि माला किस तरीके से रिलेट करती है काला से। सो किस तरीके से रिलेट करती है, आंसर क्या आएगा, मुलगी, इट मीन्स डॉटर। व्हाट इट। सो इतनी चीजें आपको जो है समझ के चलनी है, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना है, समझ में आ जाएगा। मेरे साथ 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे मिलके। आप सभी क्वेश्चन को सरो, आपके माइंड में क्वेश्चन जो है फिक्स हो जाएगा, बैठ जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए फर्स्ट आपको 5 मिनट खुद का वेस्ट करना है, खुद से ट्राई करो। अगर फिर से नहीं समझ आया तब जो है वीडियो को ओपन करो एंड देखो किस तरीके से सॉल्व होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, यहाँ पे बोला है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। इट मीन्स जो है ए बी के भाई हैं। सो आप ए को पहले बनाओ और यहाँ पे जो है बी को बना लो। अब यहाँ पे जेंडर डिफाइन करो कि किसका जेंडर हमें गिवन है। अगर ए ब्रदर है सो इट मीन्स जो है आपको किनका जेंडर गिवन रहेगा, यहाँ पे हमें जेंडर गिवन है ए का, तो यहाँ पे आपने ए पे प्लस लिख दिया। फिर क्या लिखा है, सी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी। इट मीन्स अब ए एंड बी के बीच में रिलेशन ही खत्म कर दिया है, अब डायरेक्टली पहुंच गया है सी पे, तो यहाँ पे हमें सी का बनाना होगा। यहाँ पे सी के बारे में क्या बोला है, सी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी। इट मीन्स कोई सी है, सी क्या है आपके पास, डी की सिस्टर है। अगर डी की सिस्टर है तो सी पे क्या आएगा, माइनस।
अब यहाँ पे आप माइनस लिख रहे हो, इसका मतलब नहीं है कि आप जो है बी पे प्लस कर दो, डी पे प्लस कर दो। इनका जेंडर हमें डिफाइन नहीं है, तो इन पे हमें कुछ भी नहीं लिखना होगा। जिनका 100% डिफाइन है जो है, हमें उन्हीं के ऊपर लिखना होता है। व्हाट इट, ये हो गया सेकंड पॉइंट। फिर बोला है ई इज द ब्रदर ऑफ एफ। इट मीन्स अभी ए बी सी डी से कहाँ पे पहुंच गया है, डायरेक्टली एफ पे आ गए हैं। सो यहाँ पे आप इनका भी बना दो। ये क्या है, ई इज द, क्या बोला है, ई इज द ब्रदर ऑफ एफ। इट मीन्स ई जो है एफ के भाई हैं। अगर ई भाई है तो ई इट मीन्स यहाँ है, यहाँ पे मेल है, सो इनके ऊपर प्लस कर दो। आगे बोला है एफ इज द डॉटर ऑफ बी। अब देखो एफ और बी के बीच में यहाँ पे रिलेशन बता दिया ना, सो इट मीन्स अब हमें फिर से इस डायग्राम के पास आना होगा, फर्स्ट वाले के पास। एफ इज द डॉटर ऑफ बी। इट मीन्स ये जो एफ है ये बी की डॉटर हैं। अगर बी की डॉटर है तो बच्चों अब जरा बताओ ये कहाँ पे आएगा। इट मीन्स एफ आपके पास आ गया नीचे, यहाँ पे एफ नीचे आएंगे एंड ये जो है ई जाएंगे कुछ इस साइड। इट मीन्स इन दोनों को हमें साथ में ही रखना है, इनको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे हमें प्लस का साइन था तो प्लस। अगर जो है आपकी एफ डॉटर है, एफ डॉटर है तो इट मीन्स क्या हुई, बेटी हुई। बेटी किस में आती है, फीमेल में। सो अब यहाँ पे आप जो है जेंडर डिफाइन कर सकते हो। अब 100% आपको पता है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। इतना आपको समझ गया। फिर देखो नेक्स्ट रिलेशन हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट रिलेशन गिवन है जी इज द फादर ऑफ सी। इट मीन्स जो जी हैं ये सी के फादर हैं। जी किसके फादर है, सी के फादर हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस वाले डायग्राम में, यहाँ पे सी हैं और डी हैं। इट मीन्स अगर जी सी के फादर है तो जी कहाँ पे आएंगे, कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे। और जी फादर है तो जी को हम किस में लिखेंगे, आपके पास प्लस में लिखेंगे। व्हाट इट, अभी कुछ ना कुछ आपको रिलेशन समझ रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा माइंड चलाना होगा कि देखो यहाँ पे बी की बेटी कौन हुई, बी की बेटी है एफ, एंड जी के जो है बेटी कौन हुई, जी की बेटी है सी। इट मीन्स कोई न कोई इन दोनों डायग्राम में, ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम गिवन है और जो अपने सेकंड डायग्राम गिवन है, इन दोनों डायग्राम में कुछ न कुछ तो रिलेशन है। यहाँ पे भी बी की शादी हुई है, ये जो बी दिख रहा है, और यहाँ पे जी की शादी हुई है, तभी इनके बच्चे हुए हैं। अगर पूरे डायग्राम में दोनों डायग्राम को कंपेयर करो तो 2 ही पर्सन ऐसे हैं जिनकी शादी हुई है। एक तो बी की शादी हुई है, दूसरी जी की शादी हुई है। इट मीन्स ये क्या रहे होंगे, ये जो है हस्बैंड एंड वाइफ रहे होंगे। तो इनको एक साथ हमें लिखना है। अब यहाँ पे बी के साथ जो है आप जी को लिख दो। अब यहाँ से आपका जेंडर डिफाइन हो जाएगा। किस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, यहाँ पे अगर जी जो है फादर है प्लस है तो ऑब्वियसली अब आपको पता चल जाएगा कि बी जो है माता फीमेल ही रही होंगी ना। गॉट इट। सो यहाँ पे अगर ये प्लस है तो दूसरी क्या हो जाएंगी, फीमेल। अब जी के बारे में क्या बोला है, देखो जी के जो है ये बेटी है तो यहाँ पे आ जाएगा जी, एंड यहाँ पे आपके पास आ गया डी। गॉट इट, समझा इतना। अब जो है इनकी हेल्प से अब ये जो आपके पास डायग्राम आ गया, ये फाइनल डायग्राम आया है। और ये भी क्वेश्चन देख लो, आपके एग्जाम में ही पूछा गया था, बीएड 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे। इसको हम बोलते हैं जो है कोडेड फॉर्म। ये जो है आपको कोडेड फॉर्म में गिवन है। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन था, जहां पे टोटल आपको 3 डायग्राम ड्रॉ करने थे, फिर उनको मर्ज करके सिंगल में लाना था, जो कि आपने सिंगल में ला दिया। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछे आप यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछा है, देन हु इज द ईज अंकल। इट मीन्स ई के अंकल कौन होंगे, ये हो गए आपके पास ही। ई के अंकल कौन होंगे, ई की जो है मदर कौन है, बी हो गई। ई के फादर कौन हो गए, जी हो गए, बचे कौन, ए। सो ई के अंकल कौन होंगे, ए ऑप्शन। इट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रखा है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। गॉट इट। सो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर आपको अच्छे तरीके से समझना है और प्रैक्टिस करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा आपको रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग जो है इस वीडियो को देखते हैं उनमें से 70% 2% अभी ऐसे पीपल हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, एंड 28% ही ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। सो कम से कम इतना रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलो। व्यूज कितने जाते हैं, 20,000, 25,000, 30,000, लेकिन जो है लाइक कितने रहते हैं, 200, 300। सो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता जो इतना मेहनत करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा है। सो आपको चैनल को सब्सक्राइब 100% करके ही रखना है। जितने भी आगे की अपडेट आएंगी, बीएड के रिकॉर्डिंग, एलएलबी के रिकॉर्डिंग, कि एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, एडमिशन जो है कहाँ पे लेना है, किस कॉलेज में लेना है, कौन से कॉलेज में जो है बहुत कम फीस पे एडमिशन हो जाएगा, कौन से कॉलेज जो है ज़्यादा फीस लेते हैं, जिनको लॉन्ग डिस्टेंस से एडमिशन लेना है,
उनके लिए कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा, जितनी भी जानकारी होंगी सबसे पहले मैं इसी चैनल पे आपको दूंगा, बीएड से रिलेटेड, एलएलबी से रिलेटेड। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है और कमेंट करना तो आप मत ही भूलिएगा। कमेंट में क्या होता है कि जो आपने वीडियो देखा, आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझा और किस टाइप का आपको जो है उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, एंड किस चैप्टर से रिलेटेड, किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, इन सब चीजों को आप जो है कमेंट बॉक्स में करके हमें बता सकते हो। सो कमेंट करना मत भूलना। वीडियो जरूर जो है अपने फ्रेंड के साथ एंड कलीग के साथ शेयर करना जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। गॉट इट। सो ये आपका वर्क है, ये समझो आपका फीस है। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट करना नहीं भूलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है थर्ड वाला क्वेश्चन। जरा आप इसको सॉल्व करो और बताओ यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है। ओके, सो इस क्वेश्चन ने बोला है, ये आपको दिया है अभी पजल के फॉर्म में। यहाँ पे आपको पहले 4 सेंटेंस गिवन है, ये जो है 4 सेंटेंस है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके से गिवन है। इसकी बेस पे जो है पूछा है कि ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से कौन सा ट्रू होगा। सो फर्स्ट बोला है ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए माइनस बी इज द वाइफ ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। फिर यहाँ पे बोला है कि पी डिवाइड आर प्लस एस प्लस क्यू। अब हमें इस जो है कोड को सॉल्व करना है। सो अगर आप कोड को सॉल्व करोगे तो जो हमें ये गिवन है इसकी हेल्प से ही आपका जो है कोड सॉल्व होगा। पहले देखो डिवाइड वाला कहाँ पर है, डिवाइड वाला ये पे है। यहाँ पे क्या बोला है, ए इज द डॉटर ऑफ बी। अब जो ए और बी को आप रीड कर रहे हो उसी की जगह पे हमें यहाँ पे पी एंड आर को रीड करना होगा। पी इज द डॉटर ऑफ आर, इट मीन्स पी जो है आर की डॉटर है। सो पी कहाँ पे आएगी, पी तो आएगी नीचे, और अगर ये आर की डॉटर है सो आर जाएगी ऊपर, बिकॉज ये 1 गैप जनरेशन हो गया, और पी डॉटर है तो पी किस में हो जाएंगी, माइनस में। गॉट इट, ये फर्स्ट वाला समझा। फिर ये आपने सॉल्व कर लिया। अब हमें आर प्लस एच, ऐसा नहीं कि अब एस क्यू का सॉल्व कर दो। अब ये अगर आपने पी आर सॉल्व कर लिया तो अब हमें सेकंड में आर एस सॉल्व करना होगा और थर्ड में एस क्यू सॉल्व करना होगा, तब जाके आपका राइट आंसर आएगा। आर प्लस एच, प्लस का मतलब क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी। ए और बी की जगह पे आर एस रीड कर दो, आर इज द फादर ऑफ एस। इट मीन्स आर जो है एस के फादर है। अगर आर एस के फादर है सो इट मीन्स ये पी और एस जो है आपस में क्या रही होंगी। अगर आर जो है फादर है तो आर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, एंड एस का अभी जेंडर डिफाइन नहीं है। आर इज द फादर ऑफ एस, तो एस के ऊपर कोई भी साइन मत लिखो, अभी इनका जेंडर डिफाइन नहीं है। फिर नेक्स्ट आगे क्या बोला है, यहाँ पे फिर से एस एंड क्यू के बारे में यहाँ पे भी प्लस का साइन लगाया है। इट मीन सेम हमें रीड करना है, एस इज द फादर ऑफ क्यू। ये जो एस है ये किन के फादर है, ये क्यू के फादर है। क्यू आएंगे नीचे, अगर एस फादर है तो यहाँ पे एस पे कौन सा साइन आएगा, आपके पास प्लस। गॉट इट, इतना समझ गया। अगर इतना समझ गया तो अब आप जो है सॉल्व कर लोगे। ये आपके पास आ गया डायग्राम। इस डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप जो है एसएससी का एग्जाम दोगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल, सो वहाँ पे ऐसे ऐसे जो है क्वेश्चन आते हैं कि आपका दिमाग हिल जाएगा। उन क्वेश्चन को भी मैंने इंक्लूड किया है आपके प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छे है क्वेश्चन है। एंड ऐसे क्वेश्चन से जो है बैंक के एग्जाम में तो एक पजल आप सॉल्व करो उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी जो है उसी पे 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपने ये पजल को सॉल्व कर लिया, अब इसकी हेल्प से आपको आंसर देना है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा रॉन्ग है। फर्स्ट क्या है, P इज द डॉटर ऑफ Q। ये जो P है Q की डॉटर है। इट मीन्स यहाँ पे P है, ये Q की डॉटर है क्या, Q की डॉटर नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट आपका रॉन्ग है। यहाँ पे P इज द ऑन्ट ऑफ Q। इट मीन्स जो P है ये Q की आंट है क्या। अब आंट का मतलब अगर आप इंग्लिश में देखोगे सो आंट का मतलब इंग्लिश में क्या होगा, आंट ही होगा। लेकिन अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने जाओगे तो इसका मतलब होता है अंकल की जो है पत्नी है, चाची भी होता है, एंड इसका मतलब मौसी भी होता है। गॉट इट, मौसी भी होगा, इनका मतलब बुआ भी होता है। सो यहाँ से बस केवल ब्लड रिलेशन में इतना आपको समझ के चलना है कि जो चीज इंग्लिश में ना समझ में आए, इंग्लिश में ऐसा कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हो, फटाक से वहां पे स्किप करो, एक बार मराठी के जाके ऑप्शन देख लो। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो ये भी लिखा है आत्या एंड मौसी। इट मीन्स यहाँ पे बुआ भी आ सकता है जो फादर की सिस्टर होती हैं। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे तो मुझे सेकंड ही करेक्ट लग रहा है, 1 गैप जनरेशन, एंड ये जो है इनके
गैप जनरेशन की है तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये इनकी बुआ रही होंगी। फिर क्या बोला है, क्यू इज द आंट ऑफ पी, ये जो क्यू है ये पी की आंट है क्या, ये भी गलत हो गया। एंड लास्ट में बोला है पी इज द मदर ऑफ क्यू, ये जो पी है क्यू की मदर है। अब यहाँ पे क्यू के बारे में, क्यू की शादी तो हुई नहीं है, इनका कुछ बताया नहीं गया है, सो मदर भी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर ये भी रॉन्ग है। सो कौन सा ऑप्शन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका सेकंड वाला ऑप्शन ही जो है करेक्ट है। गॉट इट। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस केवल आपको इनकी हेल्प से जो गिवन है ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो सब कुछ क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर ले जाओगे। वीडियो को छोड़ के जाना मत, पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर एक बार आप समझ गए तो ये मान के चलो एग्जाम में आपसे 8 से 10 क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएंगे जितने मैंने इसमें कराए हैं। इट मीन्स 10 मार्क्स आपके रिजल्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या अच्छा कॉलेज चाहते हो। सो आपको प्रॉपर बैठना है, कम से कम पूरे कंप्लीट वीडियो को देखो एंड ऑब्जर्व करो कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे और मेहनत करने की जरूरत है। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, 24 से एग्जाम है, आज 21 ही है, तो आपके पास 2 से 3 दिन है, बहुत अच्छे से आप जो है कर सकते हो तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप रीड करो, फर्स्ट खुद से रीड करो और सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर ओपन करो, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। सो यहाँ पे बोला है इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, राम सेट। इट मीन्स पहले जो है आप राम को बना लो। सपोज मैंने यहाँ पे बना लिया राम को। अब राम क्या कर रहे हैं, एक वुमेन का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सपोज ये हो गई आपके पास वुमेन, यहाँ पे मैंने जो है इस वुमेन को बना लिया। गॉट इट। अब यहाँ पे राम को देख के आप जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन वुमेन है तो इट मीन्स ऑब्वियसली जो है ये फीमेल ही रही होंगी, तो यहाँ पे आप इनका जेंडर जो है डिफाइन कर सकते हो। अब आगे क्या बोल रहे हैं राम, शी इज द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन। इट मीन्स ये जो वुमेन है ये राम के बेटे के डॉटर की ओनली मदर है। इट मीन्स अब राम का जो है बेटा, राम का बेटे को हमें यहाँ पे बनाना होगा एक गैप जनरेशन नीचे। सो यहाँ पे आपने लिख दिया सपोज सन ऑफ राम, ये राम के बेटे हो गए। अब राम के बेटे के जो है बेटी, इट मीन्स इनकी भी जो है राम के बेटे की कोई बेटी है, कोई डॉटर है। सो यहाँ पे हमने बना लिया ये डॉटर। अब डॉटर है तो ऑब्वियसली जो है ये माइनस में रहेंगे। और सन ऑफ राम, राम का जो सन है, सन किस में रहते हैं, बेटे किस में रहते हैं, ऑलवेज मेल में आते हैं। सो यहाँ पे प्लस का। बट इट अभी राम का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ है, बाकी जितने हैं सबका जेंडर डिफाइन हो गया। यहाँ पे बोला है सब कुछ जितना भी आंसर है इसी जो है एक ही लाइन में छुपा है, शी इज द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन। इसके बाद कुछ नहीं। अगर ये कोड आपने सॉल्व कर लिया तो सब कुछ फटाफट सॉल्व कर लोगे। इतना समझ गए ना आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आपने 3 सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हमें समझना है शी इज द मदर, ये किनकी मदर है, ऑफ द ओनली डॉटर। इट मीन्स ओनली डॉटर की, किनके डॉटर की, ऑफ द माई सन, जो राम के सन है, राम के सन की जो बेटी हैं, इस बेटी की जो है ये वुमेन माँ है। इट मीन्स यहाँ पे ये आएंगी वुमेन। अब आपने यहाँ पे बना दिया वुमेन। अगर माँ है तो एक गैप जनरेशन जो होंगी। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वुमेन है तो किसी न किसी से शादी हुई रहेगी, शादी हुई रहेगी तो इनका कोई ना कोई हस्बैंड होगा। अब यहाँ पे राम तो जो है इनके हस्बैंड हो नहीं सकते, तो बचे कौन, सन यहाँ पर यही है। सो इट मीन्स ये वुमेन जो है माइनस में हो गया। अब हमें ये बताना है कि वुमेन विथ राम, व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ द वुमेन विथ राम। इस जो है वुमेन का राम के साथ से क्या रिलेशन है ये हमें बताना है। सो राम की ये क्या लगती है, राम की क्या लगेंगी, राम के बेटे की पत्नी है। सो बेटे की पत्नी क्या लगती है, डॉटर इन लॉ। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डॉटर इन लॉ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गॉट इट। सो इस तरीके से जो है आपको डिकोड करना था। डिकोड करने के बाद आपका करेक्ट आंसर आ गया। बस केवल सब कुछ जितना भी ब्लड रिलेशन का टॉपिक है और जो इस फॉर्म में आएंगे, इट मीन्स इसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग फॉर्म। जैसे आपने 3 फॉर्म देखा था ना, सो ये है आपका पॉइंटिंग फॉर्म, जो है यहाँ पे पॉइंट करके बोल रहे हैं। और जो इसके पहले सॉल्व किया ये है पजल वाला फॉर्म। सो मोस्टली जो है आपके एग्जाम में पॉइंटिंग फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा या पजल वाले जो है फॉर्म से पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया अपने एग्जाम का, सभी के सभी क्वेश्चन जो है उसी से पूछे गए थे। एक पॉइंटिंग, दूसरा पजल, फिर से पॉइंटिंग, फिर से पजल। गॉट इट। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलो बढ़ते हैं आगे।
अगर अभी तक आप जो है यहाँ पे ब्लड रिलेशन सॉल्व करते करते बोर हो गए हो तो एक दूसरा टॉपिक और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर दोनों को मिक्स करके सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छा भी लगे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो और आपको समझ में भी आए। अब यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा वॉच। अब वॉच का यहाँ पे घड़ी का क्या काम आ गया, देखो घड़ी का ये काम आ गया, हमें यहाँ से समझना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, क्या समझना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, और सेकंड आपको समझना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। अगर ये 2 पॉइंट आप समझ गए ना, सो आपको जो है एग्जाम में 2 मार्क्स जो है विद इन 10 सेकंड मिल सकते हैं, ये आप याद रखना। फिर यहाँ पे समझना है एंटी क्लॉकवाइज जो है डायरेक्शन क्या होता है। ये समझना आपके लिए बहुत ईजी है बिकॉज आप बचपन से ही जो है घड़ी देखते आ रहे हो। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये होता है कि घड़ी जो है किस दिशा में मूव करती है। इट मीन्स 12 के बाद फिर किस पे आएगी, 1 पे, 1 के बाद फिर 2 पे, 2 के बाद फिर 3 पे। इट मीन्स घड़ी का जो है मूविंग डायरेक्शन कौन सा होता है, कुछ इस तरीके से। सो इसको हम बोलते हैं जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉक की बात करूं तो इट मीन्स इसका अपोजिट अब ले लो, इसका अपोजिट लोगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। इट मीन्स ये हो गया आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ गया ना आपको, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज। बस अब जितने भी डाइस के क्वेश्चन हैं, अगर आपने ये वॉच को समझ लिया, इस घड़ी को समझ लिया कि क्लॉकवाइज क्या होता है एंड एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, सो अब डायरेक्शन के क्वेश्चन को ये मेरी गारंटी है कि 15 to 20 सेकंड में जो है आप सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे इसको मराठी में कन्वर्ट नहीं किया है और ये क्वेश्चन ने डिफरेंट जगह से लिए हैं। इट मीन्स क्वेश्चन तो एग्जाम के ही हैं, सेम ऐसे क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। पीपीटी बनाने में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया तो ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ से भी समझ सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सो यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या करना रहता है, इस क्वेश्चन ने पूछेगा क्या, यहाँ पे बोला है कि फेस ऑफ अपोजिट टू द फेस शोइंग 5। इट मीन्स आपको डाइस गिवन रहेगा। अब डाइस के बारे में आपको पता है कि डाइस में जो है 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये डाइस में जो है 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। यही नंबर बार बार आपस में रिपीट होते रहते हैं एंड दिखते रहते हैं। सो अब हमसे यहाँ पे पूछता है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट है। क्या पूछेगा, ऑलवेज यही पूछेगा कि कौन सा नंबर जो है किसके अपोजिट है। इस तरीके से भी पूछ सकता है, या तो नंबर के प्लेस पे कोई कलर का नेमिंग दे सकता है, वैसा भी पूछ सकता है। इट मीन्स डिफरेंट मेथड है पूछने के, लेकिन लॉजिक जो है किसका सेम होगा, ये वॉच वाला घड़ी वाला ही सेम होगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये तीनों डायग्राम जो है एक ही डाइस के हैं, अलग अलग डाइस के नहीं हैं। पहले हमें ये चेक करना होगा कि किसमें से एक नंबर कॉमन है। तीनों डायग्राम में से बस केवल एक ही नंबर कॉमन जो है चेक करना है, 2 नंबर नहीं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 1 एंड 3 कॉमन दिखाई दे रहा है ना, जैसे यहाँ पे देखो 1 एंड 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। सो 1 एंड 3 नहीं चेक करना है, हमें देखना है कि कोई एक नंबर कॉमन हो। फिर आपने दूसरा यहाँ पे देखा तो दूसरा आपको पता चला कि इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, ये 1 और 1 कॉमन हो रहा है। सो इन्हीं दोनों की हेल्प से, ये फर्स्ट वाले फिगर और थर्ड वाले फिगर की हेल्प से जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 1 को आपने लिख लिया फर्स्ट वाले डायग्राम का। अब इस 1 के साथ आपको क्लॉकवाइज मूव करना है, क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में। 1 के बाद मूव किया तो क्या आया, 4 आया, 4 के बाद मूव किया तो आपके पास क्या आया, 3 आया। इट मीन्स 1 4 एंड 3, गॉट इट। अब सेम यहाँ पे 1 के नीचे 1 ही लिखना है बिकॉज 1 कॉमन है। सो यहाँ पे आपने 1 के नीचे क्या लिख दिया, 1 के नीचे आपने 1 को लिखा। अब यहाँ पे भी 1 से जो है आपको क्लॉकवाइज मूव कर जाना है इस डायरेक्शन में। सो 4 के नीचे क्या आएगा, 2 एंड 3 के नीचे क्या आएगा, 6। अब आपसे जिसका भी अपोजिट पूछे आप यहाँ पे जो है फटाक से आंसर दे सकते हो। यहाँ पे देखो 4 के अपोजिट कौन सा आएगा, 2, 3 के अपोजिट कौन सा आएगा, 6, और 1 के अपोजिट कौन सा रहेगा। अब कौन सा नंबर इसमें नहीं दिख रहा है, 1 4 2 6 सब दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है तो 5। हमसे पूछा क्या था यहाँ पे, 5 के अपोजिट कौन सा होगा। सो 5 के अपोजिट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 1 वाला, गॉट इट। अगर 4 के अपोजिट पूछता तो कौन सा आता है, 2, 2 के अपोजिट पूछेगा तो 4, 3 के अपोजिट कौन सा आएगा, 6, एंड 6 के अपोजिट कौन सा आता, 3। बस केवल इतना सा ही आपको करना है, आपका आंसर। अगर प्रैक्टिस एक बार जितने क्वेश्चन मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चन कर लोगे तो ये मान के चलो 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर दोगे, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सेम करना है।
ये सब क्वेश्चन हल्के में मत लेना है। एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। इट मीन्स ये उस एग्जाम का क्वेश्चन है जो आपको ऑफिसर बनाता है। कौन कौन सा ऑफिसर? इंटेलिजेंट ब्यूरो का ऑफिसर आप इससे बनते हो, सीबीआई का ऑफिसर बनते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो, क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बनते हो। इट मीन्स बहुत बड़े बड़े पोस्ट जो है इसमें आते हैं सीजीएल के अंडर। सो ये मैंने सभी क्वेश्चन वहां से लिया। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर रहे हो तो ये बीएड क्वेश्चन का जो है आप फटाफट जो है सॉल्व कर लोगे। बस आपको इजी इसलिए लग रहा है कि मैं एकदम जो है बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, इसलिए आप जो है फटाफट सॉल्व कर ले रहे हो। नहीं तो अदरवाइज सॉल्व करने में इसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है अगर प्रॉपर सॉल्व करोगे आप। यहाँ पे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 3। इट मीन्स 3 के अपोजिट कौन सा आएगा। सपोज यहाँ पे 3 हो गया, अब 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, इस नंबर को हमें फाइंड करना है। सो नंबर को फाइंड करने के लिए एक ही मेथड आप यूज करो, सब जगह यूज हो जाएगा। क्या मेथड यूज करना है? आप देखो 1 कॉमन ट्रिक कहाँ पर है। जैसे इसमें क्या क्या नंबर है, यहाँ पे देखोगे 5, 2 एंड 1 दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1, 4 एंड 6। सो यहाँ पे भी आपको 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 दिख रहा है। सो फर्स्ट एंड थर्ड वाले डायग्राम से आप इसको सॉल्व कर दो। 1 आपने यहाँ पे लिखा, 1 के बाद आपको क्लॉकवाइज मूव करना है, 5 एंड 2 पे आ गए। 1 के बाद 5 लिखा, 5 के बाद आप 2 पे आ गए। अब इसके नीचे आप जो है सेकंड वाला लिख लो, ये थर्ड डायग्राम का। 1 के नीचे 1 जो कॉमन है, कॉमन के नीचे कॉमन, यहाँ पे 5। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो इस डायरेक्शन में जाओगे, फिर आएगा 4। 5 के नीचे 4 लिखना है, फिर 2 के नीचे क्या लिखना है? 6। अब जिससे भी आपका जिसका आंसर पूछे आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, देख रहे हो आप, 3 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 के अपोजिट क्या होगा? 3। पूछा किससे है? 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो 3 के अपोजिट क्या आएगा? कौन सा नंबर है यहाँ पे? 3 जो है 1 के अपोजिट है, 5 4 के अपोजिट है, 2 एंड 6 के अपोजिट है। सो 1 का अपोजिट पूछा था या 3 का अपोजिट पूछा था, तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 1। समझ रहा है ना आपको? सो ये बहुत ही इजी है, बस केवल आपको थोड़ा सा समझना है, क्लॉक समझना है। सो आप जो है फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आपको जो है बेसिक नॉलेज होने का बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज अगर आपके अंदर है और थोड़ा सा आपको जीके जीएस आता है, सो आप ऐसे क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करोगे, बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे जो है हमें 3 या 4 किसी भी तरीके से नेमिंग गिवन होंगे, वर्ड गिवन होंगे, इतना समझाना। यहाँ पे क्या बोला है? फादर, ब्रदर एंड मेल। ये आपको पता है मेल के अंदर जो है फादर एंड ब्रदर दोनों आते हैं, बिकॉज दोनों कैसे होते हैं? मेल ही होते हैं। सो फर्स्ट आपने जो है इसको बना दिया, ये वाला बॉक्स मेल के लिए। व्हाट इट, ये वाला बॉक्स किसके हो गया? मेल के लिए। अब मेल के ही अंदर दोनों आएंगे, लेकिन किस रिलेशन में आएंगे हमें ये बताना है। सपोज आपने यहाँ पे इसको बनाया फादर के लिए, जो छोटा वाला दिख रहा है ये आपको डिनोट कर रहा है फादर। सो आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे फादर हैं जो किसी ना किसी के भाई भी हैं। सपोज आपकी शादी हो गई, आपकी बहन भी है और आपकी एक बेटी भी है। सो आप अपनी बेटी के लिए फादर हो एंड अपने बहन के लिए क्या हो? आप ब्रदर हो। सो इट मीन्स जो फादर होते हैं ये किसी न किसी के ब्रदर हो सकते हैं, और जो ब्रदर होते हैं ये किसी न किसी के फादर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि अभी जो है ब्रदर बहुत छोटा है, ब्रदर मतलब आपका 10 ईयर्स का है, तो ये तो फादर हो नहीं सकता। सो इसलिए यहाँ पे जो इतना वाला बॉक्स दिख रहा है ये इनको डिनोट नहीं कर रहा है। हो सकता है जो है कोई ऐसे ब्रदर हो जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो वो जो है फादर नहीं बन सकते, एंड कुछ ऐसे फादर हो जिनके पास सिस्टर नहीं है, तो वो जो है ब्रदर नहीं बन सकते। सो यहाँ पे सम का रिलेशन आएगा। जो फादर एंड ब्रदर है उनके बीच में कैसा रिलेशन आएगा? सम का। लेकिन आपको ये पता है कि ब्रदर भी जो है मेल होते हैं, फादर भी मेल होते हैं। सो मेल वाला जो है सबसे बाहर आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इट। सो इसका करेक्ट आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी। चलिए अभी आपका मूड फ्रेश हो गया होगा, फिर से जो है एक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या हम बोलते हैं? पजल टाइप का ये क्वेश्चन है, आपको पजल के फॉर्म में गिवन है। ये भी जो है उसी ऑफिसर एग्जाम लेवल का ही क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताना है। ओके, सो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से रिलेशन गिवन है। यहाँ पे आप सब ये सब रिलेशन देख सकते हो, क्या क्या गिवन है हमें। यहाँ पे बोला है ए हैच बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोला है A@B मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। हमसे इनका जो है रिलेशन पूछा है कि क्या आएगा। तो पहले आप इनको आप अच्छी तरीके से लिख लो। यहाँ पे D है @N।
अब मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर एग्जाम में आपके पास टाइम ना हो तो आपको लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज वहाँ पे आपके पास स्क्रीन के सामने क्वेश्चन रहेगा। सो बस केवल आप रफ शीट पे उतना करना जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जिससे आंसर आ जाए। ये सब चीजें लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे ये जो हमें गिवन है, इसकी हेल्प से फर्स्ट आपको फैमिली डायग्राम ड्रॉ करना है, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। पहले क्या करना है, पहले हमें फैमिली डायग्राम या फैमिली ट्री जो है ड्रॉ करना है, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। फैमिली ट्री ड्रॉ करना बहुत इजी है। आप फटाफट यहाँ पे वन पॉइंट को रीड करो और देखते चलो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट आपके पास है d@n। @ आपके पास कहाँ पे आएगा, @ आपके पास जो है यहाँ पर है a@b। इसका मतलब क्या होता है, a इज द डॉटर ऑफ b। अब a एंड b के प्लेस पे आपको d एंड n यूज कर देना है। इट मीन्स d इज द डॉटर ऑफ n। ये जो d है ये किसकी डॉटर है, d जो है n की डॉटर है। सो n आएंगे ऊपर और d आएंगे नीचे। d का जो है जेंडर डिफाइन है, डॉटर है तो बेटी होंगी तो माइनस में, n का जेंडर अभी डिफाइन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, नेक्स्ट अगर आपने यहाँ पे लिख लिया तो अब हमें एन से ही रीड करना है, एन से जाना है एच तक। ऐसा नहीं कि अब आप एच एंड वाई का कर दो, रॉन्ग हो जाएगा। फिर से d@n कर दिया, अब एन से करेंगे हम एच पे। इनके बारे में बोला है, देखो फिर से @ गिवन है तो इट मीन्स यहाँ पे अब हमें रखना है एन और यहाँ पे रीड करना है एच। एन इज द डॉटर ऑफ एच। ये जो एन है ये एच की डॉटर है। इट मीन्स एच जो है इनके पेरेंट्स रहे होंगे, फादर या मदर, और अगर एन डॉटर है तो एन किस में आ जाएंगी, अब इनका जेंडर डिफाइन हो गया, ये आएंगी आपके पास माइनस में। इतना समझ रहा है ना, प्रॉपर तरीके से आपको समझ रहा होगा, बस केवल आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट बोला है, अब आपने एच तक कंप्लीट कर लिया। एच के बाद हमें चलना है एच एंड वाई पे। एच एंड वाई के बीच में ये वाला सिंबल है, ये सिंबल आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है थर्ड वाले पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है, A इज द हस्बैंड ऑफ B, H इज द हस्बैंड ऑफ Y। अब ये जो H हैं ये Y के हस्बैंड हैं। अगर हस्बैंड है तो कपल हुआ, उसके लिए हम जो है डबल लाइन ड्रॉ करेंगे। किसके हस्बैंड है, Y के हस्बैंड है, तो Y के लिए ऐसा आएगा। अब यहाँ पे आप दोनों का जेंडर डिफाइन कर सकते हो। अगर H हस्बैंड है तो प्लस में आएंगे। अब Y का जेंडर आपको ऐसा लग रहा है डिफाइन नहीं है, लेकिन ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर एक हस्बैंड होंगे तो दोनों अपने आप में क्या होंगी, दूसरी अपनी आप में जो है पत्नी होंगी, वाइफ होंगी। गॉट इट। सो यहाँ पे आपके पास आ गया ये डायग्राम। अब आगे रीड करो एंड आगे सॉल्व करो। फिर आपके पास H एंड Y का हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं Y से F की तरफ। इनके बीच में कौन सा सिंबल है, ये वाला सिंबल दे रखा है। ये सिंबल आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये सिंबल अगेन आपके पास यहाँ पर है सेकंड वाले में। सो इट मीन्स A इज द डॉटर ऑफ B। इसका मीनिंग क्या है, सो Y इज द डॉटर ऑफ F। इट मीन्स जो Y है ये किनकी डॉटर है, ये जो है F की डॉटर है। सो F जो है एक पोजीशन ऊपर जाएगा, F जो है कुछ यहाँ पे आएगा। व्हाट इट, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब परसेंट का साइन है V, परसेंट का साइन V मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B। इट मीन्स F इज द वाइफ ऑफ B। ये जो F आपके पास है ये V की वाइफ है, तो यहाँ पे आप वाइफ बना दो। वाइफ के लिए जो है डबल पेयर। अगर वाइफ है तो किस में आएंगी, यहाँ पे वाइफ है तो ये माइनस में आएंगी और ये प्लस में हो जाएंगे। अब ये आपके पास जो है डायग्राम निकल के आ गया। अब इसकी हेल्प से एक क्वेश्चन पूछे, दो क्वेश्चन पूछे, तीन क्वेश्चन पूछे, जितने भी क्वेश्चन पूछेगा आप बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलो यहाँ पे बताओ अब जो है क्या पूछा है इनसे। यहाँ पे पूछा है हाउ इज V रिलेटेड टू H। V कहाँ पर है, V यहाँ पर है। ये H से किस तरीके से रिलेट है, सो H से किस तरीके से रिलेट है। अब इसका क्वेश्चन तो आप बहुत आंसर इजीली तरीके से दे सकते हो। ये क्या है, सन इन लॉ, इट मीन्स दामाद है। इट मीन्स इनके जो है बेटी के पति हैं और बेटी की पति क्या होते हैं, दामाद होते हैं, सन इन लॉ होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। सो बस केवल आपको क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, धीरज रखना है। विदाउट इसके कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। एग्जाम में अगर आप जल्दबाजी करोगे तो वहां पे ऐसा होगा कि जो आपको क्वेश्चन आ रहा है वो भी आपने रॉन्ग कर दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सो फर्स्ट जो है आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है। आराम से क्वेश्चन देखो, रीड करो और अच्छे से सॉल्व करने बैठो। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में, उतना ज्यादा फास्ट और उतने परफेक्ट तरीके से आप करके आओगे। सो यहाँ पे ये हो गया आपके पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ये किस फॉर्म में था, ये आपको गिवन था पजल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पॉइंटिंग फॉर्म। व्हाट इट। सो इस पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन ने बोला है कि प्रिया पॉइंटेड टूवर्ड्स अ मैन एंड सेड। इट मीन्स फर्स्ट हमें प्रिया को ड्रॉ करना होगा। सपोज मैंने यहाँ पे बना लिया प्रिया को।
अब नाम से डिफाइन नहीं करना है कि प्रिया नाम है तो ये फीमेल होंगी, कुछ भी मेल भी हो सकती हैं फीमेल भी। फिर आगे बोला है वो जो मैन की तरफ इशारा कर रही हैं, ये मैन के बारे में क्या बोला है, सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया मैन और मैन है तो 100% ये प्लस में होंगे। फिर डैट ही इज द हर ब्रदर्स, अब प्रिया का कोई ब्रदर है, तो यहाँ पे मैंने ब्रदर को बना लिया, ये हो गया ब्रदर। अगर ब्रदर है तो किससे हम डिनोट करेंगे, प्लस से। शी इज द हर ब्रदर्स पैटर्नल ग्रैंड मदर्स, पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब कि जो इनके, इट मीन्स इनके ब्रदर के जो पिताजी हैं, जो फादर हैं, सो इनके मैंने फादर को बना लिया। अब जो फादर की मम्मी है, फादर की मम्मी इट मीन्स यहाँ पे हमें, अब हम मैं GM लिख रहा हूं तो गुड मॉर्निंग मत समझना, ये हो गया ग्रैंड मदर एंड GF मतलब ग्रैंड फादर, गॉट इट। सो यहाँ पे ग्रैंड मदर किस में आएंगी, माइनस में। शी इज द हर ब्रदर्स, उनके ब्रदर का यहाँ पे आपने ब्रदर को बनाया। पैटर्नल्स ग्रैंड मदर, यहाँ पे पैटर्नल मतलब होते हैं पिताजी की तरफ से, तो आपने पिताजी को बना लिया, उनकी ग्रैंड मदर को यहाँ पे बना दिया ग्रैंड मदर। ओनली चाइल्ड, इनका जो है चाइल्ड है, इट मीन्स ये जो मैन की तरफ इशारा कर रही हैं, ये कौन है, यही मैन के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी इकलौती संतान है। सो बताना है कि हाउ इज मैन रिलेटेड टू प्रिया, ये मैन आदमी जो है प्रिया से किस तरीके से रिलेटेड है, किस तरीके से रिलेटेड है, ये प्रिया का भाई है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। सो यहाँ पे सब खेला लैंग्वेज का ही है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए, प्रॉपर तरीके से आपने फैमिली डायग्राम बना दिया तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। अगर आप लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए जब एग्जाम में बैठना, जो लैंग्वेज आपका स्ट्रांग हो, इंग्लिश में समझ में आ रहा है इंग्लिश में करो, मराठी में समझ में आ रहा है मराठी में करो, मार्क्स आपको सेम ही 1 ही मार्क्स मिलने वाले हैं। और इट, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो टोटल मैंने आपको ब्लड रिलेशन से 6 to 7 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब यहाँ पे लास्ट वाले स्लाइड में आपको 4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए दूंगा। अगर उतने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आप ब्लड रिलेशन में परफेक्ट हो जाओगे, फिर आपसे जो है मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आपको ये जो है कराया था कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर एंड किस टॉपिक के ऊपर मॉक टेस्ट चाहिए, तो सबका कमेंट किया था कि सर सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम किस में होता है, ब्लड रिलेशन पे। सो ब्लड रिलेशन को जो है मैंने पूरा प्रॉपर बेसिक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। इसके पहले मैंने डायरेक्शन को एक्सप्लेन किया था, नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज के तो बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, सभी जो है मॉक टेस्ट आपको देखना है। अब जो है किस टॉपिक पे मॉक टेस्ट चाहिए, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, बिकॉज इंडिविजुअल टॉपिक पे चाहिए कि या मैं एक मिक्स्ड क्वेश्चन पेपर रेडी करूं जिसमें जो है सभी टॉपिक के क्वेश्चन को इंक्लूड करूं, उस पे कराऊं, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि आपको किस पे मॉक टेस्ट चाहिए। एंड अगर आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का डाउट है कि रियल क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, सो अगर आपको रियल क्वेश्चन एग्जाम का पेपर चाहिए जो 2024 के एग्जाम में हुआ था, तो आप इस नंबर पे मैसेज करो, मैं आपको रियल क्वेश्चन पेपर जो है सेंड कर दूंगा। टोटल 80 क्वेश्चन जो है मेंटल एबिलिटी के हैं, रीजनिंग के हैं, 60 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, 60 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं एंड 50 क्वेश्चन ELCT इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग और अच्छे तरीके से जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर खुद से पढ़ना चाहो, खुद से प्रैक्टिस करना चाहो तो। अगर आपको रियल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो इस पे मैसेज करना, मैं आपको जो है सेंड कर दूंगा। बाकी आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में करके बताना कि मैं मिक्स क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कराऊं कि या किसी और टॉपिक पे, इंडिविजुअल टॉपिक पे जो है वीडियो बनाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब ये है वेन डायग्राम से। अब जितने भी क्वेश्चन है इजी हैं, आप जो है 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, अब ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। यहाँ पे क्या बोला है, दुबई, एशिया एंड अफ्रीका जो है किस तरीके से हम डिनोट करेंगे। सो टोटल 7 कॉन्टिनेंट होते हैं जो जीके जीएस में भी पूछा जाता है। यहाँ पे जो एशिया के अंदर है, एशिया एक अलग कॉन्टिनेंट है एंड अफ्रीका एक अलग कॉन्टिनेंट है। सो इन दोनों के लिए अलग डायग्राम आएगा, लेकिन ये जो आपका दुबई है ये किस कंट्री में आता है, एशिया में आता है, तो ये आ जाएगा एशिया में। ऐसा डायग्राम कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। और एक क्वेश्चन ये था कि एशिया में टोटल कितने कंट्रीज हैं, सो एशिया में टोटल अभी तक कितने कंट्री हैं, 48 कंट्री हैं। इन कंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री के नेम भी देख लेना है, जैसे शायद हो गया रसिया, रसिया के बाद फिर हो गया चाइना, चाइना के बाद फिर हो गया नेपाल, नेपाल के बाद हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद इंडिया भी इसी में है, इंडिया के बाद फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद दुबई के बाद फिर अफगानिस्तान। ये सब किस में है, ये सब एशिया में ही आते हैं। सो इनकी कंट्री का नाम देख लेना एंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, उसमें से स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है, पॉपुलेशन सबका ज्यादा कहाँ पर है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है, इंडिया के बाद कहाँ पर है, चाइना में। व्हाट इट, ये सब चीजें आप प्रॉपर तरीके से करके जाना, ये जीके जीएस में भी काम देगा एंड यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन अगर आएगा तो इसमें भी काम देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, फिर से डाइस का क्वेश्चन पूछा। अब डाइस के क्वेश्चन को थोड़ा सा और जो है ट्विस्ट करके पूछा है। अब यहाँ पे जो आपको नंबर देता था 1 2 3 4 5 6, नंबर ना देके यहाँ पे कलर का नेम दिया है, अब बस केवल 2 डायग्राम दिया है। तो जो आप करते थे सेम इसमें भी फॉलो करना है। अभी तक आप क्या करते आते थे कि हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर कॉमन है। यहाँ पे चेक करो कौन सा कलर कॉमन है। अगर यहाँ पे देखोगे तो व्हाइट इसमें भी है, व्हाइट इसमें भी है, उसके बाद फिर रेड यहाँ पर भी है। इट मीन्स व्हाइट रेड दोनों कॉमन मिल रहे हैं। सो हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, फेस अपोजिट द फेस शोइंग ब्लू। इट मीन्स ब्लू के अपोजिट कौन सा फेस आएगा। सो यहाँ पे जरा बताओ ब्लू के अपोजिट कौन सा आएगा। अगर व्हाइट एंड रेड दोनों एक साथ कॉमन है, सो ब्लू के लिए कौन सा बचा, ब्लैक बचा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। सो ऐसा कंपलसरी नहीं कि बस केवल एक ही कॉमन आप ढूंढो। अगर एक वाला कॉमन नहीं मिल रहा है सो हम दोनों कॉमन से सॉल्व कर सकते हैं, ये और इजी क्वेश्चन हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा रेड व्हाइट एंड यहाँ पे है आपके पास रेड व्हाइट। सो जो बचा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ब्लू जो है किसके अपोजिट होगा, ब्लैक के। सो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको बताना है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ये है टिकट, एरोप्लेन एंड रेल। सो आपको ये पता है कि एरोप्लेन एक अलग चीज है एंड जो है रेल एक अलग चीज है। व्हाट इट, ये दोनों जो है डिफरेंट है। लेकिन टिकट जो है एरोप्लेन में भी लगता है, रेल में भी लगता है। सो कुछ इस तरीके से डायग्राम आपके पास आना चाहिए। सो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से एक जो है क्वेश्चन आया आपके पास पॉइंटिंग फॉर्म का। जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ मैन मुस्कान सेट। अगर मुस्कान बोल रही हैं तो पहले हम मुस्कान को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई मुस्कान। एंड मैन के बारे में बोल रही है तो यहाँ पे हम बगल में मैन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। मुस्कान को देख के जेंडर डिफाइन नहीं करना है कि आप यहाँ पे कूद के माइनस कर दो। मुस्कान जो है प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में। लेकिन मैन के बारे में आपको पता है कि मैन जो है मैन ही होंगे, मेल ही होंगे। तो यहाँ पे आप जो है प्लस का साइन लिख सकते हो। अब आगे क्या बोल रही है मुस्कान, जरा उनके बारे में देखो। ही इज द ओनली ग्रैंडफादर। इट मीन्स ये किसके बारे में बोल रही है, इस मैन के बारे में, आदमी के बारे में बोल रही है। क्या बोल रही है, ही इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ माई फादर्स। इट मीन्स पहले मुस्कान के हम फादर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गए मुस्कान के फादर। एंड अगर फादर हैं तो ये 100% डिफाइंड है कि मेल ही होंगे। ही इज द ओनली ग्रैंड सन, ये जो आदमी है ये ग्रैंड सन है किसका, ऑफ माई फादर्स, इनके पिताजी के ग्रैंड फादर का। अब इनके पिताजी के भी ग्रैंड फादर का, इसका मतलब ये हुआ कि पिताजी के पिताजी आपने यहाँ पे बना दिए, इनके फादर के बारे में लिख दिए। अब इनके फादर के भी फादर को आपको ड्रॉ करना है। सो आप है ऊपर जो है इनके फादर को भी ड्रॉ कर दिए, मैंने एफ से डिनोट किया है। व्हाट इट। सो अभी जो है आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आप फटाफट आंसर दे सकते हो। मुस्कान ने क्या बोला उस आदमी को देख के कि ये हमारे पिताजी के ग्रैंड फादर के जो है इकलौते क्या है, इकलौते जो है पोते हैं। इट मीन्स ग्रैंड सन है। सो अब आपको बताना है कि मुस्कान जो है इस आदमी से किस तरीके से रिलेटेड है। अब ये हो गई मुस्कान, ये हो गया मुस्कान के फादर, मुस्कान के फादर के फादर, मुस्कान के फादर के फादर। अगर ये मैं इनकी बात करूं तो ये इनके क्या हो जाएंगे, ये इनके हो जाएंगे नाती। इट मीन्स ये जो है फादर क्या है, ये होंगे बेटे, बेटे से एक रिलेशन और नीचे आया तो क्या आता है, नाती, नाती से एक रिलेशन और नीचे आया तो इसको हिंदी में क्या हम बोलते हैं, पोता। इट मीन्स जिसको बोलते हैं ग्रैंड सन। सो यहाँ पे आपके पास आ गया पोता। सो अब हमें बताना है कि मुस्कान का जो है इस आदमी से कैसा रिलेशन है। सो मुस्कान इसका क्या है, ब्रदर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे मुस्कान जो है ये लड़का मुस्कान का भाई है। सो पूछा है कि मुस्कान का क्या संबंध है, मुस्कान का जो है इस लड़के से क्या संबंध है। मुस्कान इनकी क्या है, सिस्टर होंगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इट। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, सिस्टर। मुस्कान इस मैन की क्या है, सिस्टर है। व्हाट इट, समझ गया ना आपको। सो इस तरीके से जो है आपको इस क्वेश्चन को करना था। ये आपका था पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन। तो टोटल मैंने अभी ब्लड रिलेशन से आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। अगर अब भी डाउट आ रहा है सो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले बेसिक आपको समझना है, टी डायग्राम क्या है, फैमिली टी डायग्राम। उसके बाद फिर जेंडर गैप जनरेशन क्या है, इसको समझना है। तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब आपको समझ में आएगा। अदरवाइज क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है आपको जो है 2 डाइस गिवन है।
हमें यहाँ पे बोला है that will be on the face opposite to the one showing first. इट मीन्स 1 के जो है अपोजिट कौन सा आएगा हमें बताना है। अब 1 के अपोजिट बताना है तो देख लो ये जो है कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे 2 आपके पास है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। इट मीन्स 2 कॉमन मिल गए। सो 1 के अपोजिट कौन सा बचा? 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट राइट हो गया। सो मैंने आपको क्या बोला कि फर्स्ट अगर आपको 3 डायग्राम गिवन है, 3 डाइस इस तरीके से गिवन है तो ऑलवेज फर्स्ट हमें क्या चेक करना है? फर्स्ट चेक करना है कि इनके बीच में 1 जनरेशन मतलब इट मीन्स 1 पॉइंट का गैप कहां पर है, 1 नंबर कौन सा कॉमन मिल रहा है, उसकी हेल्प से आप कर दो। अगर हमें बस केवल 2 ही डाइस गिवन है, 2 डाइस गिवन है और 1 नंबर कॉमन नहीं है, कोई 2 नंबर कॉमन है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन हो जाता है। आप यहाँ पे फटाफट चेक कर लो कौन कौन से 2 नंबर कॉमन है, जो रिमेनिंग हुआ वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 के अपोजिट कौन सा आने वाला है? 4, ऑप्शन नंबर 4। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए थे सबके सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। एक बार में न समझे तो 2 से 3 बार इस वीडियो को देखो, 100% गारंटी है आपको ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम एंड डाइस के क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अगर आपने एक बार समझ लिया तो ये मान के चलो आपके एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स जो है यहाँ से फिक्स हो गए, कुछ भी मिस्टेक एग्जाम में नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे आपको डाइस के 4 क्वेश्चन दिए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है एंड ये वाला 4th क्वेश्चन है। आपको डाइस के इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं समझ पाओगे कि मुझसे कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा आपको लगेगा कि मुझे आ रहा है, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तब आपके मन में डाउट आएगा कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। सो आप इन सब 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके बाद फिर इनका क्या आंसर आया है कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना। मैं हर एक का कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ एंड रिप्लाई भी करता हूँ कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। सो आपको कमेंट बॉक्स में जो है आंसर करके बताना है फर्स्ट का क्या आया, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है एंड 4th का क्या है। और ये आपको ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट, कि डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है तो 15 से 20 सेकंड से ज्यादा आपका नहीं लगना चाहिए। बहुत ज्यादा लग गया तो मान के चलो 30 सेकंड आपने ले लिया चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिस में कमी है। सो इन सब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। और सेकेंड वर्क आपका क्या रहेगा, मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन ऐड किए हैं पॉइंटिंग फॉर्म एंड पजलिंग फॉर्म के ब्लड रिलेशन का। ये भी क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके इनका भी करेक्ट आंसर आपको आज ही बताना है। फटाफट जो है इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करो अच्छे से। पॉइंटिंग फॉर्म एंड पजलिंग फॉर्म में है, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, लॉजिक भी समझ में आएगा किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना होगा। एग्जाम का प्रेशर भी आपका यहीं पे रिलीज हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते तो वहां पे प्रेशर आ जाता किस तरीके से आप सॉल्व करते, लेकिन अगर यहाँ पे जो है आप सॉल्व करोगे तो वो जो है हैंडल यहीं से हो जाएगा एग्जाम में, फिर आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। सो 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इनका भी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करके बताना है। मिनिमम आपको ध्यान रखना है कि 1 से 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 या 2 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो 2 मिनट, लेकिन मिनिमम ध्यान रखना कि 1 मिनट में क्वेश्चन जो है सॉल्व होना चाहिए। सो टोटल मैंने आपको आज के वर्क के लिए 8 क्वेश्चन दिया है, 4 जो है इससे दिया है एंड 4 इससे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इजी आएगा, मुझे भरोसा है कि आप उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट एंड लास्ट बात आज के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाला है। मैंने अभी ELCT का मॉक टेस्ट आपको सॉल्व कराया था। मॉक टेस्ट में इट मींस सभी जो है जो 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सभी MCQ सॉल्व कराया था। किस तरीके से होते हैं प्रॉपर आपको बेसिक एक्सप्लेन किया था। सो सेकंड प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूं, कल तक आपका अपलोड हो जाएगा। प्रॉपर इन वीडियो को आपको देख के जाना है एग्जाम में किसी भी हाल में। 1-2 दिन का जो है जहां पे आप पढ़ाते हो या अदर कोई प्रोफेशन है आपका तो छुट्टी लो, कम से कम 2 दिन आप पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से पूरा ध्यान दो, इन सब चीजों को करो और एग्जाम में जाओ। 100% ये गारंटी है कि आप इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हो कि आपको अच्छा कोई ना कोई कॉलेज जो है मिल ही जाएगा। एंड नेक्स्ट चीज ये है कि आपके बहुत सारे डाउट हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया था कि सर ये ELCT क्या होता है। उनको अभी तक एग्जाम आ गए हैं सर पे और ELCT के बारे में नहीं पता है क्या होता है। वो बोल रहे हैं कि बस केवल मैं CET का एग्जाम दूंगा, इस ELCT का एग्जाम नहीं दूंगा, छोड़ दूंगा। उनके हॉल टिकट में लिखा है कि ELCT भी है। अरे भाई, अगर आप ये छोड़ दोगे तो डायरेक्टली जो है आपको लिख के आएगा कि आप फेल हो गए।
ये कंपलसरी है। ELCT मतलब ये भी एक लैंग्वेज है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। इट मीन्स स्कूल 3 ही टाइप के होते हैं, एक तो होता है इंग्लिश मीडियम, दूसरा है हिंदी मीडियम, तीसरा है यहाँ पे मराठी मीडियम। सो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये ELCT का एग्जाम कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं दोगे और इंग्लिश मीडियम को पढ़ा भी नहीं पाओगे तो फिर आपको बीएड करके क्या फायदा। तो इसलिए ELCT का एग्जाम अगर हॉल टिकट में है तो कंफर्म आपको देना ही देना है, इसको स्किप नहीं करना है, नहीं तो डायरेक्टली फेल हो जाओगे। सेकेंड, और इस तरीके से डाउट आ रहा है कि सर जो है एग्जाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है, पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। बहुत सारे ऐसे कम से कम 50 से 60 डाउट आ रखे मेरे पास। सो आपको भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी कोई डाउट हो फटाफट मुझे उस डाउट को कमेंट बॉक्स में करके बताओ, या तो जो मैंने लास्ट स्लाइड पे नंबर दिखाया था उस स्लाइड पे जो है उस नंबर पे मैसेज करके बताओ। मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो आज रात तक बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि एग्जाम किस तरीके से देना होता है, क्या क्या चीजें आपको एग्जाम हॉल में लेके जानी है, पेपर पेन लेके जाना है कि नहीं, वहां पे पेपर आपको खुद देंगे, हो सकता है आप एक पेंसिल लेके जाओ, पेपर वीपर कुछ भी वहां पे अलाउ नहीं है, हॉल टिकट के साथ कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है। और सबसे मेन बात ये कि जो लास्ट ईयर 2024 में बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया था, यहाँ पे मोस्टली ऐसे लोग आते हैं एग्जाम देने, उनका एज जो है लगभग 35 से 40 ईयर्स, 45 के ऊपर, कुछ ऐसे भी लोग आते हैं एग्जाम देने। उन्होंने कभी पे कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं दिया है, तो उन्होंने आंसर तो टिक किया लेकिन सेव करना ही भूल गया। अगर सेव करना भूल गया तो बाद में उनको पता चला कि उनको जो है किसी को 5 मार्क्स मिले हैं जहां पे सेव हो गया, किसी को 6 मार्क्स मिले हैं, तो इस कंडीशन में हो गया है। तो मैं इस चीज पे भी एक बहुत अच्छे से वीडियो जो है बना रहा हूं, आज रात तक अपलोड हो जाएगा, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम कैसे देना है। क्वेश्चन आपने टिक कर दिया, ये वाला ऑप्शन राइट होगा, तो उसको सेव कैसे करना होता है, सेव एंड नेक्स्ट का वहां पे ऑप्शन आता है, किस तरीके से करना होता है। अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया और आपको दूसरे क्वेश्चन को जो है पता चला कि ये मैंने रॉन्ग आंसर दिया है, दूसरा क्वेश्चन टिक करना है, दूसरा ऑप्शन, तो उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हो, सब कुछ आपका डाउट मैं उसमें इंक्लूड करूंगा। और जो भी आपको अदर डाउट है आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बता दो, ताकि मैं उस डाउट को भी उस वीडियो में इंक्लूड कर पाऊं। बाकी जितने भी मॉक टेस्ट मैंने सॉल्व कराए हैं पूरा आपको एग्जाम के टाइम पे प्रॉपर तरीके से देख के जाना है, एक भी छोड़ना नहीं है।